नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसकी कंपनी की बिजनेस मॉडल हो, साथ में इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो और मार्केट के ट्रेंड हो। इन तीनों पहलुओं पे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कहाँ से क्या लिंक करती देखने को मिलता है। कंपनी की के बारे में देखा जाए तो इनका नाम है मेगा कॉर्प। कंपनी का नाम है मेगा कॉर्प, लेकिन इनकी ब्रांड्स का नाम है लेंडिगो और बिज लेंड करके इनकी ब्रांड्स है, जो कि इनका कहते हैं जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का कामकाज करती है। और लेंडिगो जो है वो कहती है जो स्मॉल फाइनेंस देती है, स्मॉल छोटे छोटे लोन देती है। और ये इनकी जो कंपनी है वो एनबीएफसी के अंदर रजिस्टर्ड की बात कहती है। प्रोडक्टिविटीज में ये कहते हैं कि ईवी लिथियम्स बैटरीज फाइनेंसिंग का कामकाज है। ग्रीन फंडिंग्स लोन्स करती है, पर्सनल लोन देती है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती है। जहाँ पे इनकी ग्रीन फंडिंग लोन्स हों या पर्सनल लोन हो, अलग अलग रियल स्टोरी की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। एनबीएफसी जो कहते हैं जो मेगा कॉरपोरेशंस जो कि ईवी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनको लेकर ये लोन देती है, प्रोवाइड करती है। अब मार्केट को लेकर क्या अंदेशा है, मार्केट लेकर क्या आशंका की बात शामिल करता है, देखिए। यदि इनकी चर्चा किया जाए इस कंपनी को, तो हमारी नज़र में सबसे पहला सवाल आता है कि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ तक है। देखिए, दिसंबर जो जनवरी का डेटाबेस आया था उसमें करीब 20,000 से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। और कह सकते हैं कंपनी में प्रमोटर और जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें आपस में जो तालमेल कनेक्शंस हैं, वो प्रमोटर के पास 66% की होल्डिंग है तो पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग है, जो कि दिसंबर वाले पीरियड से बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ाने की कोशिश किए हैं। बढ़ाए हैं, बढ़ाने के पीछे क्या राइट इशू का वजह था या कुछ और भी आंकड़ा लेके आई थी। इसके लिए यदि हम बीएसई के डेटाबेस से चलें एक रेफरेंस के तौर पे, तो ये कह सकते हैं कंपनी रिसेंटली राइट इशू लेके आई थी। जैसे कहते हैं ना, कभी प्रमोटर्स जब होल्डिंग ले इंक्रीज करती है, उसके पीछे दो वजह भी हो सकता है और दो रास्ता भी हो सकता है। रास्ता है ओपन मार्केट और दूसरा कहता है कि आप राइट इशू ले आइए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ले आइए, अपने ईएसओपीएस ले आइए, जिसकी वजह आपकी होल्डिंग बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली क्या हुआ, राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर लेके आई कंपनी बोर्ड ने और अपनी प्रमोटर की होल्डिंग में बढ़ोतरी किया गया। और अल्टीमेटली आम निवेशकों के पास भी रही है होल्डिंग। और इस कंपनी को लेकर यदि हम चर्चा करें, जहाँ आम पब्लिक की बात होल्डिंग की बात को देखा जाए, तो काफ़ी सारे कंपनीज लगे हुए हैं जिसमें करीब 2%, 1%, 2% की होल्डिंग थोड़ी सी कंपनी के लिस्ट कंपनी यहाँ शायद निकल चुकी है या कहीं और पे अपनी बिकवाली करके निकल चुकी है। अब सवाल आता है कंपनी को लेकर के, जो आखिर इसमें बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 148% हलचल क्रिएट कर चुकी है। इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट बहुत ज़्यादा हलचल क्रिएट कर चुकी है। यदि आप हायर लोअर की पोजीशन को देखें तो नियरली लगता है कि अभी ऊपरी सतह से लगातार गिरती 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 आई और बाउंस बैक करके मार्केट में ब्रेकआउट करने की सिचुएशन क्रिएट कर दी देखी गई। लेकिन एक चैलेंज ये निकल के आया, जो इसी सेगमेंट की जो बाकी कंपनियां हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, रिसेंटली कंपनी जिसमें जियो फाइनेंशियल की बात करती है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, या फिर जो बाकी कंपनियां हैं, चाहे वो छोटी माइक्रो फाइनेंस के तौर पे काफ़ी सारी कंपनी शामिल करती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह शामिल करती है। वहाँ के आगे इनके स्टॉक में जो रेस लगी खरीदारी की, वो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आई। अब यहाँ पे 21 मल्टीपल के हिसाब से एवरेज कंपनी में भीड़ है, तो यहाँ पे 226 की मल्टीपल, 28 के मल्टीपल से भीड़ है। जबकि पूरे के पूरे जो कंपनी लोन देती है, उस लोन देने वाली कंपनी का मार्केट कैप ही 36 करोड़ का है। तो मतलब लोन कितनी बांटती है, कहाँ तक बांटती है, कितने करोड़ की बांटती है, कितने करोड़ की फर्स्ट लोन लोन प्रोवाइड करती है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, आरओसी की आंकड़ा तो नहीं के मुताबिक ही बात कहती है। नेट इनकम मार्जिन 3% की सेविंग करती है। और ये जानने की कोशिश करेंगे जो आखिर क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड करता है, जहाँ पे डेट्स काफ़ी ज़्यादा कंपनी का रहा है। चलिए, मेगा कॉरपोरेशंस लिमिटेड जो कि 1985 में कंपनी बनी थी, उसको लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या चीज़ को लेकर गौर करते हैं, इसके ट्रेंडिंग को समझिए। पूरे के पूरे साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस में जो सितंबर तक का डेटाबेस रहा, उसमें ये देखा गया कि 85 लाख की टर्नओवर के अलावा 1 करोड़ 49 लाख की टर्नओवर क्रिएट करती देखी गई। अर्थात वाई ओ वाई में
दोनों तरफ से मक्खन मार हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। अब 1,49,00,000 की टोटल में इनके पास यदि इंटरेस्ट की वर्डन को देखें तो 1,15,00,000 है। रेस्ट इनके पास क्या बचना चाहिए था, क्योंकि कंपनी क्या करती है, लोन लेकर लोन देती है तो पैसा बचना चाहिए, लेकिन तब भी चलिए खर्चे भी निकाल दिया जाए तो 24 लाख का इनका खर्चा हो गया तो उस पूरे क्वार्टर में। और इसके बाद उनकी बची हालत में 4 लाख के कंपनी प्रॉफिट बुकिंग करती है। ईयरली बेसिस पे कंपनी की तरफ देखा जाए तो जो ग्रोथ रेट है सेल्स को लेकर के काफी लंबी रही है। प्रॉफिट का रेश में तो करीब 500% तक की रैली क्रिएट करती देखी, लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट रही। आखिर क्या लगता है कि यहाँ पे डाउटफुल है क्या, जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं वो लगातार गिरती जा रही है। जब की रिटर्न ऑन इक्विटी नियरली 1% के आसपास डिक्लेरेशन देती है। तो पीयर्स से जब कंपेयर करेंगे, जहां बजाज फाइनेंस को मैं छोड़ता हूं, मैं छोटे अभी रिसेंटली कंपनी की चर्चा करूंगा जियो फाइनेंशियल के हिसाब से। अब देखिए निवेशकों का इंटरेस्ट कितना बुल है ये छोटे से स्टॉक के प्रति, जिसका मार्केट कैप कितना था, 36 करोड़ का। अब यहां अर्निंग जितनी कंपनी करती है उसके मुताबिक 227x का भीड़ है, मतलब मल्टीपल की बात कर रहा हूं। जहां जब तक जियो फाइनेंशियल की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, चोलामन की बात करें, श्रीराम फाइनेंस की बात करें, मुथूट फाइनेंस फिनकॉर्प की बात करें, इन सभी कंपनियों में सोचिए कहां 20-12% से लेकर के 12 गुने से लेकर के नियरली 96 गुने की हिसाब से भीड़ का आंकड़ा क्या। जबकि इस कंपनी में एफआईडीआई की होल्डिंग का भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि आखिर इसमें क्या है, कितना लेवल पे क्रिएट करती देखी गई। तो हमने कलेक्टिव कलेक्ट किया तो 66% प्रमोटर्स, रेस्ट आम पब्लिक के पास होल्डिंग है। कैश मार्केट प्राइस 148% की उछाल थी, जबकि जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी अपने बुक वैल्यू से केवल 113% हलचल क्रिएट किया। इनकम के लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी केवल 3% की कमाई को सेविंग करती है, तो जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी 67%, तो बजाज फाइनेंस होल्डिंग जैसे कंपनी 96% की कमाई को सेविंग करती है। तो सोचिए बुल ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, निवेशकों का इंटरेस्ट यहां कूट कूट के होना चाहिए था कि यहां होना चाहिए था। चलिए जो भी है, अब जो है उसको हम कुछ कर नहीं सकते, कंप्लीटली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। बट जब रिस्क फैक्टर की बात हम करेंगे, बैलेंस शीट की सिचुएशन को देखेंगे तो कंपनी में 46 करोड़ का लोन है और 46 करोड़ की लोन को कंपनी ने सभी के सभी लोन कहां यूटिलाइज करके रखे हैं, 60 लाख का लोन एडवांस में ट्रांसफर कर, रेस्ट 2 करोड़ का इनके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ी हुए। और यदि चर्चा किया जाए इनको लेकर के तो रिसेंटली जो इनका अपडेट निकल के आया था 3 फरवरी को, इन्होंने ये अपडेट दिया था कि शायद इनका लेकर कहते हैं कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन को लेकर कहते हैं कि बोर्ड मीटिंग को लेकर उन्होंने अपडेट दिया। और बोर्ड मीटिंग से अपडेट के लिए इन्होंने जिक्र करती ये बात कही है, जो कंपनी कब बोर्ड मीटिंग लेके आने वाली है अपने 11 फरवरी, अर्थात कल का टाइम है, जहां निवेशक तो इंतजार रहता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। और यदि मैं कहता हूं एक बात कानों कान खबर हो गई तो शायद मार्केट सुबह से ही उछल कूद कर सकता। अब आते हैं एक्चुअल मार्केट को लेकर के, मार्केट की ट्रेंड को लेकर के। ट्रेंड जानने के लिए यदि आप 1 साल के ट्रेंड को जानेंगे तो मार्केट में दोनों तरफा रहा है, 6 महीने के ट्रेंड में दोनों तरफा रहा है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बड़ी रणनीति चली है। इस रणनीति में कुछ के पैसे बने तो बहुतों के पैसे गए, जबकि 1 महीने के ट्रेंडिंग में लगातार यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था और 1-2 दिन से हद हो रही है जहाँ पे लगातार बिकवाली का प्रेशर बनी पड़ी दिखती है। बट लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं, दोनों तरफ लोग हैं। आखिर एक सवाल और आता है, अक्सर उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी में रिस्क का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हायर साइड के लिए कहती है और रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ा सा कम का आंकड़ा देती है। उसके हिसाब से यदि मार्केट को आप एक सवाल अक्सर होता है जो कहते हैं कि टारगेट क्या है, दूसरा होता है एशएल क्या है। दोस्तों दोनों के लिए करेक्टिव इंफॉर्मेशन ये कहता है कि टारगेट, हर कोई अपनी टारगेट अचीव करने में लगा हुआ है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपने किस प्राइस पे लिया, हमने किस प्राइस पे लिया है, लेकिन बशर्ते इस टारगेट के पीछे क्या वजह है, अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन, हम कितनी
मार्केट से चाह रहे हैं, जो प्रॉफिट चाह रहे हैं उसको बुक करना चाहिए। और यदि हमारी सिचुएशन के मुताबिक काम ना हो तो एसएल करके अपनी कैपिटल को बचाने में समर्थ भी होना चाहिए, जो कि क्या कहता है, जो कि मार्केट की गोल्डन रूल कहता है, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ी हलचल हुआ था। इसको ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में एक कंप्लीटली ऑपरेट किया गया था कुछ टाइम फ्रेम को लेकर के। इस तरह के स्टॉक में अक्सर होता रहता है, छोटी सी स्टॉक में। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।